जब से मेरी बड़ी बहन ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था, उसके बाद से हम लोगों ने गरीबी की रेखा को तोड़कर अमीरी रईसी के अंदर प्रवेश कर लिया था। अब हम लोगों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन रोजाना लाखों की सब्जी बेचती थी। दरअसल मेरा नाम आरोही है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मैं और मेरी बड़ी बहन दो ही संतानें थीं। अक्सर मेरे माता पिता को मैंने दुखी देखा था, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था। हमेशा वह लोग कहते रहते हैं कि जब हम बुढ़ापे में चले जाएंगे तो हमारी देखभाल कौन करेगा। अगर एक लड़का होता तो उसकी शादी कर देते और उसकी बहू हमारी सेवा कर लेती। तभी मेरी बड़ी बहन कहती कि माँ, पिताजी, आप फिक्र क्यों करते हो? अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ? हम दो बेटियां तो हैं, और हम क्या बेटों से कम थोड़ी ना है। आपकी हर तरह से हम लोग देखभाल करेंगे। मेरी बड़ी बहन की ऐसी बातें सुनकर मेरे पिताजी हंसकर कहने लगते कि तुम तो पराई हो जाओगी। तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें कौन यहाँ आने देगा, और एक बेटे की कमी बेटियां कभी पूरी नहीं कर सकती। मेरे माता पिता थोड़े पुराने ख्यालात के थे, लेकिन भगवान ने उनकी नहीं सुनी। जब हम दो बहनों ने जन्म ले लिया, उसके बाद से मेरी माँ कभी भी गर्भवती नहीं हुई। मेरे माँ पिताजी ने बहुत कोशिश की, हर तरह से तांत्रिक के पास भी गए, हर तरह के डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन लोगों ने हार मान ली और इसे अपनी तकदीर समझकर स्वीकार कर लिया। हम लोगों के पास ज्यादा धन दौलत ना होने की वजह से हम लोगों की पढ़ाई भी ना पूरी हो सकी। दरअसल मैं तो 8वीं कक्षा तक पढ़ी थी और मेरी बड़ी बहन 6ठी कक्षा तक पढ़ी थी। आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा, लेकिन वहां पर जाने के पैसे नहीं थे। दरअसल हमारे गांव में 8 तक पढ़ने का ही स्कूल था। इसीलिए मैंने तो अपनी 8 तक पूरी कर ली, लेकिन मेरी दीदी को 6ठी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि फीस थोड़ी ज्यादा होने की वजह से पिताजी असमर्थ थे और आगे की पढ़ाई के लिए शहर के बड़े स्कूल में दाखिला लेना पड़ता, और वह हम लोगों की औकात से बाहर था। तो माँ पिताजी ने कहा कि हम तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। अब हमें भी हमारे घर के हालात पता थे, इसलिए हम लोगों ने किसी भी तरह की जीद नहीं की। वैसे हमारे आस पड़ोस की लड़कियां, जो हमारी सहेलियां थीं, वह शहर पढ़ने के लिए जाती तो हमारा मन तो काफी करता, लेकिन हम अपने जज्बातों को वहीं पर दबा लेते, क्योंकि हम माँ पिताजी के ऊपर प्रेशर नहीं बनना चाहती थी। खैर, ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक रोज हम लोग बैठे खाना खा रहे थे, तो मेरी दीदी ने कहा कि पिताजी, क्यों ना मैं कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लूं। अब माँ और आप मजदूरी तो करते ही हो, इतने से कम पैसों में भला हमारे घर का खर्चा कैसे निकलता है? हम लोग अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है कि आप लोग कितनी मुश्किल से खेतों में काम करके 4 पैसे जुटा पाते हो, और वह भी पूरी तरह से खाने में खर्च हो जाते हैं। अगर हमें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं है। हम दोनों बहनें घर में पूरा दिन फ्री ही तो बैठी रहती है। हम कौन सा यहाँ पर कोई काम करती है, इसीलिए क्यों ना हम कोई छोटा मोटा काम शुरू कर ले, जिससे हमारे घर में पैसे भी आने लगेंगे और हम लोग बोर भी नहीं होंगे। माँ को यह बात ठीक लगी, लेकिन पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर तू कोई काम शुरू करेगी तो तुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, और आजकल लड़कियों को घर से बाहर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई भी दिक्कत हो जाए, जिससे पूरे गांव में मेरी नाक कट जाए। तभी मेरी दीदी ने मेरे पिताजी से कहा कि आप फिक्र क्यों करते हो? आपको अपनी बेटी पर विश्वास है तो आप लोगों की परवाह मत कीजिए। खैर, जैसे तैसे दीदी ने पापा को मना ही लिया, और दीदी ने सोचा कि क्यों ना मैं सब्जी बेचने का ही काम कर लूं। तभी पिताजी ने कहा कि ये ठीक है, तुम हमारे गांव में ही फेरी लगाकर सब्जी बेच लिया कर। गांव में सभी लोग लगभग सब्जियां बाजार से ही लेकर आते हैं। अगर उन्हें यह सुविधा गांव में ही मिलने लगेगी तो वह बाजार भी नहीं जाएंगे और हमारा भी फायदा हो जाएगा। इसीलिए पिताजी ने कहा कि इसके लिए पहले कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसे तुम्हें एक ठेले का इंतजाम करके देना होगा और कुछ सब्जियां भी तो लेकर आनी होगी। इसीलिए मेरी दीदी ने कहा कि पिताजी, आप गांव के सरपंच जी से बात कर लीजिए। आप रोजाना उनके खेतों में दिन रात काम करते हैं, वो मदद तो कर ही सकते हैं, और वैसे भी हम उनके पैसे कुछ ही दिनों में चुका देंगे। जैसे ही हमारी सब्जियां बिकेगी, हमें 4 पैसे बनेंगे। हम सबसे पहले सरपंच जी के पैसे ही लौट आएंगे। तभी पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर सरपंच से बात करके आता हूँ।
पिताजी सरपंच के यहाँ गए। वहां जाकर उनसे कहा कि मेरी बेटी सब्जी बेचने का काम शुरू करना चाहती है, और आपको तो हमारे घर के हालात पता ही है। उसके लिए एक ठेले की ओर कुछ सब्जियों की व्यवस्था करनी है, इसीलिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। आप कहो तो हम आपके खेतों में रातों को भी काम कर लेंगे, और जैसे ही हम लोगों के पास सब्जी बेचकर कुछ पैसे आएंगे, हम आपको लौटा देंगे। इसलिए हमें कुछ पैसों की उधार दे दीजिए। सरपंच काफी क्रूर स्वभाव का था, और पैसों के मामले में तो वह इतना कंजूस था कि क्या ही बताएं। वैसे भी वह मजदूरों को उनकी मजदूरी तक पूरी नहीं देता था, तो उधार पैसे देने की तो बात ही कहां से थी। लेकिन हम लोग भी कोई भी उम्मीद से ही गए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि सरपंच खाली हाथ ही लौटा देगा। सरपंच ने पिताजी से कहा कि मेरे पास पैसे देने के लिए इतने भी ज्यादा नहीं है कि तुम लोगों को बांटता फिरूं। तभी पिताजी ने कहा कि मैं तो उधार पैसे ले रहा हूं, कौन सा आपसे वैसे ही ले रहा हूं। तभी सरपंच ने कहा कि चाहे जो भी हो, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जाकर कहीं और से व्यवस्था कर लो। पिताजी दुखी होकर घर पर लौट आए। हम लोगों ने पूछा तो पिताजी ने कहा कि सरपंच ने तो पैसे देने से मना कर दिया। तभी मेरी माँ ने कहा कि मेरे पास मेरा मंगलसूत्र पड़ा है। घर में सोने के नाम पर सिर्फ एक ही तो है, जिसे आज तक कभी हम लोगों ने बाहर ही नहीं निकाला। हम लोगों ने यही सोचा था कि जब तुम दोनों बहनों की शादी होगी तो उसे काम में ले लेंगे। लेकिन अब अगर तुम्हारे मन में यह इच्छा जागी गई है कि तुम कोई काम शुरू करो, तो मैं वह मंगलसूत्र भेज देती हूँ। और वैसे भी कल को जब 4 पैसे आ जाएंगे तो हम लोग फिर से खरीद लेंगे। तभी पिताजी को भी यह बात ठीक लगी। पिताजी ने कहा कि हम उसे बेचेंगे नहीं, बल्कि उसे गिरवी रखेंगे, ताकि जब हमारे पास पैसे आ जाए तो हम उसे वापस से छुड़वा लेंगे। हम सबको यह बात ठीक लगी। तभी माँ ने कहा कि गांव के सरपंच के पास ही मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए। तभी पिताजी ने कहा कि नहीं, वह हमें अच्छे दाम नहीं देगा और हमारे मंगलसूत्र को भी रख लेगा। वह इतना खड़ूस और गुस्से वाला इंसान है कि अपने लालच में आकर कुछ भी कर सकता है, जो किसी गरीब की मजबूरी को नहीं समझ सकता। उसे दया कहां से आएगी। अगर मैंने उसके पास यह मंगलसूत्र रख दिया तो वाह, हमें पूरे पैसे भी नहीं देगा, और कुछ दिनों के बाद धोखाधड़ी से वह मंगलसूत्र भी खा जाएगा। इसीलिए हम लोग शहर जाकर किसी सुनार के पास इसे गिरवी रखाते हैं, ताकि हमें अच्छा दाम भी मिल जाए और हम सुरक्षित तौर पर इसे बाद में छूटवा भी लें। तभी दूसरे दिन ही पिताजी मंगलसूत्र लेकर शहर चले गए और वहां पर जाकर उसे गिरवी रख दिया, और कुछ पैसों से मेरी दीदी के लिए एक सब्जी का ठेला खरीद लिया और कुछ सब्जियां भी ले आए। वह जिस भाव में सब्जियां लेकर आए थे, उससे थोड़ी 2 गुना बढ़ाकर दीदी से कहा कि इस भाव में तुम सब्जियां बेच दो। मेरी दीदी गांव में फेरी लगाकर सब्जी बेचने लगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरे गांव वालों ने सब्जी खरीदी और हम लोगों को काफी मुनाफा भी हो गया। अब हम लोग काफी खुश थे। इसका यही एक कारण था कि गांव में कोई भी सब्जी नहीं बेचता था और आसपास कोई सब्जी की दुकान भी नहीं थी। इसीलिए सब लोगों को सब्जी लेने के लिए शहर ही जाना पड़ता था। अब गांव में ही है, ये सुविधा मिलने लगी तो सब लोगों को आराम मिल गया और सब लोगों ने सब्जियां खरीदनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे मेरी दीदी का काम अच्छे से चलने लगा और हम लोगों के पास 4 पैसे भी जुड़ने लगे। जब हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए कि हम मंगलसूत्र छुड़वा सके, तो पिताजी ने वह पैसे लिए और सबसे पहले माँ का मंगलसूत्र जो गिरवी रखा था, उसे छुड़वा कर लाकर माँ को दे दिया, और उसके बाद से हम लोग हंसी खुशी रहने लगे। एक रोज जब हम लोग बैठे थे, तो मेरी दीदी ने कहा कि क्यों ना हम लोग शहर में एक सब्जी की दुकान खोल लें। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि हम किसी से भी ना उधार लिए भी दुकान खोल सकते हैं। तभी पिताजी ने कहा कि बेटा, हमारा इस गांव में अच्छा काम चल रहा है, तो शहर में काम करने की क्या जरूरत है। तभी दीदी ने कहा कि पिताजी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। यहाँ पर घर घर ठेला लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, इसीलिए शहर में कोई दुकान देख लेती हूँ। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे तो इन सब का ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। तुम दोनों बहनें शहर में जाकर कोई अच्छी जगह देख लो, जहां पर तुम अच्छे से सब्जी का ठेला लगा सको। अब दूसरे दिन
हम दोनों बहनें सब्जी बेचने के लिए किसी अच्छी दुकान की तलाश करने लगे। मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं था, मैं तो वैसे ही दीदी के साथ आई थी। कुछ देर बाद दीदी ने एक दुकान को देख लिया और उसका किराया वगैरह की सब बातें कर ली और वहां पर अपना काम जमा लिया। अब दीदी रोजाना सवेरे ही शहर में आ जाती और सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हम लोगों के पास इतने पैसे आने लगे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरी दीदी शाम को सब्जी बेचकर घर पर आते तो उनके हाथों में नोटों की गड्डियां होती थीं। उन्हें देखकर हम सब लोग तो चौंक जाते थे। पिताजी कहते कि इतना पैसा कहाँ से आता है? भला सब्जी बेचकर तू इतने पैसे कहाँ से कमा लेती है? तभी दीदी ने कहा कि पिताजी, पूरे शहर के लोग मेरे पास ही सब्जी लेने के लिए आते हैं और मुझे तो एक सेकंड के लिए भी बैठने का टाइम नहीं मिलता। तो आप सोचो, अगर मेरा इतना ज्यादा काम चल रहा है तो पैसे तो आएंगे ही तभी। पिताजी ने कहा कि हाँ बेटा, ये बात भी सही है। अब धीरे धीरे हम लोगों ने हमारी झोपड़ी को एक बड़ी सी हवेली में बदल लिया और गाड़ियां भी लेकर आ गए। मुझे हर रोज मेरे मन में ख्याल आता कि मेरी दीदी बेचती तो सिर्फ सब्जियां ही हैं और सब्जी बेचकर भला इतने पैसे कैसे आ सकते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ मेरे मन में आ जाता कि दीदी जैसे कह रही है कि उनका काम धंधा अच्छे से चल रहा है तो शायद हो सकता है। अब हम लोगों की जिंदगी में एक अलग ही तूफान आने वाला था, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दरअसल दूसरे दिन जब मेरी दीदी सब्जी बेचने के लिए निकल गई तो उसके कुछ ही घंटों के बाद हमारे घर पर पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस को देखकर हम लोग तो वैसे ही घबरा गए। जब से मेरी दीदी का अच्छे से काम चलना शुरू हुआ था, उसके बाद से मेरे माँ पिताजी ने सरपंच के खेतों में काम करना बंद कर दिया। दीदी ने उन्हें साफ बोल दिया था कि आप लोग घर पर ही आराम किया कीजिए और मेरी दीदी ने मेरी भी पढ़ाई शुरू करवा दी। अब मैं शहर के अच्छे स्कूल से पढ़ाई करने लगी थी और मेरे माता पिता पूरा दिन घर में ही रहते थे। जब हम लोग घर पर थे तो हमारे घर में पुलिस ने दस्तक दी और आकर कहा कि आपकी बेटी की हमें लाश मिली है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर हमारे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हम पूरी तरह से घबरा चुके थे। मेरी माँ तो वहीं पर चक्कर खाकर गिर गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपनी माँ को पानी वगैरह पिलाया और होश में लेकर आए। थोड़ी देर बाद में एक गाड़ी और आई जिसमें मेरी दीदी की लाश थी। मेरी दीदी को लाकर वहां पर सुला दिया गया। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। न जाने किसने उनको मार डाला था। किसी को भी किसी पर शक नहीं था। पुलिस ने कहा कि क्या आप लोगों को किसी पर शक है या किसी तरह की कोई दुश्मनी हो तो हमें बता दीजिए। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि हम लोग तो गरीब लोग थे, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना टाइम पास करते थे। उसके बाद से मेरी बेटी ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। अब पूरा शहर इसकी सब्जी खरीदने आता था तो हमें अच्छा मुनाफा होने लगा और हम लोग धीरे धीरे कुछ पैसे कमाने लगे। लेकिन हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी पुलिस ने कहा कि शायद इसके पीछे यही हो सकता है कि आप लोगों का अच्छा काम चल गया, इस वजह से कई लोगों को यह जचता भी नहीं है, तो शायद इस वजह से इन्हें किसी ने मार दिया होगा। मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी काफी अच्छे स्वभाव की थी। वह तो किसी के साथ कोई भेदभाव रखती भी नहीं थी। न जाने उसके साथ ऐसा किसने कर दिया। लेकिन खैर, पुलिस ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब मेरी दीदी को गए पूरे 1 महीना हो चुका था, लेकिन अभी तक कातिल को नहीं पकड़ा गया। मैं तो बस हर दिन यही सोचती थी कि न जाने मेरी प्यारी दीदी को किसने मार दिया। मेरे पूरे तन बदन में आग लग चुकी थी। मैं बस इसी इंतजार में थी कि एक बार वह कातिल पकड़ में आ जाए तो मैं उसकी जान ले लूंगी। हमारी हंसती खेलती दुनिया को न जाने किसने उजाड़ दिया। मेरी दीदी इतनी अच्छे स्वभाव की थी कि वह तो किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचती थी, तो उनके साथ ऐसा किसने कर दिया। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उस कातिल को पकड़ा जाए जहां पर मेरी दीदी की दुकान थी। वहां पर मैं हर रोज एक चक्कर लगाकर आती थी ताकि मुझे किसी भी तरह का कोई सबूत मिल जाए, लेकिन मुझे कोई भी सबूत नहीं मिलता और मैं निराश होकर वापस घर आ जाती। अब तो मेरा किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं था। मेरे मन में तो बस यही चलता था कि किसी भी तरह उस कातिल तक पहुंच जाऊं।
क्योंकि मेरी दीदी की आत्मा को शांति जो मिलनी चाहिए, उन्हें यूं मारकर कोई चैन से नहीं बैठ सकता। मैं हर रोज पुलिस थाने भी जाती, यहां तक कि मैं तो हवलदार से झगड़ा भी कर लेती थी कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। पूरा 1 महीना निकल चुका है, अभी तक आप लोगों ने किसी भी तरह से कोई सबूत नहीं देखे और ना ही कातिल को पकड़ा। इसी बीच मेरी और पुलिस वालों के बीच काफी बहसबाजी भी हो जाती। वो कहते कि हम लोगों के पास कोई शक्ति तो है नहीं कि हम लोग कातिल को पकड़ लें। हम लोगों को जैसे जैसे कोई सबूत मिल रहा है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इसी बीच में निराश होकर घर पर आ जाती, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर दिन रात बस यही चलता था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और मैं दीदी को कौन मार सकता है। एक रोज जब हम सब लोग बैठे थे, तो हमारे घर पर मेरे पड़ोस के आंटी और उनका छोटा सा बेटा आया। उसके हाथ में एक छोटा सा कैमरा था। वह पूरे घर का वीडियो बना रहा था। मैं भी उसके साथ मस्ती करने लगे, ताकि मेरा भी कुछ देर के लिए मन बहल जाए, ताकि मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए। उस समय पिताजी घर पर नहीं थे, वह किसी काम के सिलसिले में शहर गए हुए थे। इसलिए मैं उसी के साथ मस्ती कर रही थी और उसकी वीडियो बनाने में मदद कर रही थी। तभी उस लड़के ने मुझसे कहा कि दीदी, मैंने तो काफी तरह के वीडियो शूट कर रखे हैं, क्या आप देखना चाहोगे? तभी मैंने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जरा मुझे दिखाओ तो सही। जैसे ही मैंने उसके कैमरे से पुरानी वीडियो देखनी शुरू की, उसके बाद से जो मेरे सामने आया, उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि उसके अंदर तो मेरी दीदी की सब्जी की दुकान का भी वीडियो है और उस वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पिताजी उस दुकान के अंदर गए और मेरी दीदी के साथ बहसबाजी कर रहे थे और उनका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर लेकर चले गए। उसके बाद से वह वीडियो दूसरी तरफ का शुरू हो गया था। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये वीडियो किस दिन का है? तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम लोग शहर गए हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सब्जी ही लेकर चलते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हारी दीदी की दुकान पर सब्जी लेने के लिए गए। मैं तो वहां पर मुझे मेरी सहेली मिल गई। मैं उसके साथ थोड़ी देर बातें करने लगी और मेरे बेटे का तो तुम्हें पता ही है कि हर कहीं अपना कैमरा निकाल कर वीडियो शूट करने लगता है, तो इसने तुम्हारी दुकान का वीडियो शूट कर लिया होगा। मैंने उस आंटी को कोई भी बात नहीं बताई और कहा कि यह कैमरा मुझे कुछ देर के लिए मिल सकता है। वह मुझसे पूछती रही कि तुम्हें किस लिए कैमरा चाहिए, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और उसके कैमरे को लेकर सीधा पुलिस थाना चली गई और पुलिस को दिखाते हुए कहा कि यह उसी तारीख का वीडियो है जिस तारीख को मेरे बहन का मर्डर हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मेरी दीदी की मौत का टाइम दोपहर के 1 बजे का था और यह वीडियो भी दोपहर के 1 बजे के आसपास का है। क्या इससे कोई सबूत मिल सकता है? तभी पुलिस ने भी वह वीडियो गौर से देखा और कहा कि हो ना हो, इसमें तुम्हारे पिताजी का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी पिताजी साफ दिखाई दे रही है कि तुम्हारी बहन के साथ बहसबाजी कर रहे हैं और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर चले गए। तभी पुलिस ने मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया। मेरे पिताजी ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है, वह भी अपने हाथों से। अगर मैं उसे नहीं मारता तो न जाने पूरे गांव में मेरी कितनी बेइज्जती हो जाती। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरी दीदी मेहनत करके पैसे कमा रही थी, इसमें आपको बेइज्जती का महसूस कैसे हो गया और आपने अपनी ही बेटी को मार डाला। इसीलिए मैं भी उस घर में आपके साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूं। तभी मेरे पिताजी ने कहा कि इसके पीछे जो राज है, वह तो शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे पिताजी ने कहा कि दरअसल में एक रोज शहर गया तो मैंने कुछ लड़कों से बात करते हुए सुना कि वह जो सब्जी बेचती है, उस लड़की के पास चलते हैं, काफी आनंद आएगा। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ा बोचक्का सा रह गया, लेकिन फिर सोचा कि मेरी बेटी अकेली तो शहर में दुकान करती नहीं है, और भी काफी है जो करती होंगी। हो सकता है ये मेरी बेटी की बात ना करते हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनका पीछा किया जाए। मैं उन दो लड़कों के पीछे पीछे जाने लगा। वह मेरी बेटी की ही दुकान पर गए और वहां जाकर उससे कहा कि 2 घंटे का कितना पैसा लोगे। मेरी बेटी ने कहा कि मैं थोड़ा ज्यादा पैसा लेती हूँ, इसलिए 2 घंटे के लिए मैं पूरे 50,000 रुपये लूंगी। बताओ तुम्हें मंजूर है? उन लड़कों ने कहा कि ठीक है,
हमें मंजूर है। तभी मेरी बेटी ने उनसे कहा कि ठीक है, 1 घंटे के बाद शहर के बाहर वाली हवेली में मिलते हैं। वहां पर 2 घंटे में आप लोगों को संतुष्ट कर दूंगी। उसके बाद मुझे मेरे 50,000 मिल जाने चाहिए। तभी मेरे समझ में आया कि मेरी बेटी शाम को जो इतने पैसे लेकर आती है, वह सब्जी बेचकर नहीं बल्कि धंधा करके लेकर आती है। इसीलिए मैं पूरी तरह से घबरा गया था कि अगर मैंने इसको रोका नहीं तो पूरे गांव में बात चल जाएगी कि मेरी बेटी धंधा करती है और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मैं अपनी बेटी को यह सब समझाने के लिए उसकी दुकान में गया और उससे बात की, तो वह मेरे साथ बहसबाजी करने लगी और कहने लगी कि हम लोगों ने गरीबी में बहुत दिन निकाल लिए। अगर ये धंधा करने से हम लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए मुझे गुस्सा हो गया और मैंने वहीं पड़े चाकू से उसका गला रौंद डाला और उसे मार दिया और वहीं पर से अपने सबूत मिटाकर जल्दी से घर आ गया ताकि किसी को शक न हो। मेरे पिताजी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा चुकी थी। अब मेरे सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। मेरे पिताजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा सुना दी। लेकिन अब मैं बैठे यही सब सोचती थी कि आखिर इसमें गलती किसकी थी? क्या गलती मेरे पिताजी की थी, जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को मार दिया? या गलती मेरी बहन की थी, जो गरीबी को दूर करने के लिए धंधा करके पैसे कमाती थी? मैं तो बस इसी कशमकश में बैठी रहती कि हमारे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई और यह सब हो गया। धन्यवाद।